चलिए एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करते हैं जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े हिस्सों पूर्व और पश्चिम को सिल्क और सोने के धागों से जोड़ दिया था। एक ऐसा साम्राज्य जिसे इतिहास में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, लेकिन जिसकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को शकाल देती है। आज हम कुषाण राजवंश की इसी अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे उनकी रहस्यमयी उत्पत्ति से, फिर उनके सबसे महान राजा के दौर को समझेंगे, उनकी शानदार मुद्रा और कला को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शक्तिशाली कुषाण थे कौन। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे खाना बदोश कबीलों से निकलकर उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अच्छा, तो पहलवों के पतन के बाद मध्य एशिया के मैदानों से एक नई ताकत उभर कर सामने आई। ये लोग यूएजी नाम के एक खाना बदोश संघ से आए थे और उनके एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता कुजुल कड़विसेस ने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी दो राजधानियां थीं। एक थी पुरुषपुर, आज का पेशावर, जो पश्चिम के दरवाजे की तरह थी, और दूसरी थी मथुरा, जो भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक दिल में बसी थी। ये वाकई एक शानदार रणनीतिक कदम था। अब देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक महान शासक जरूर होता है। कुषाणों के लिए वो थे कनिष्क। तो अब हम उनके सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। साल 78 ईस्वी। इस साल पर जरा ध्यान दीजिए। ये वो साल है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसी साल कनिष्क सिंहासन पर बैठे और एक नए युग की शुरुआत की जो उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। उन्होंने शक संवत की स्थापना की, जिसे शक युग भी कहते हैं, और इसकी विरासत इतनी मजबूत है कि आज भी लगभग 2000 साल बाद ये भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। कनिष्क सिर्फ एक विजेता ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अपनाया और कश्मीर में एक ऐतिहासिक सभा, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। जरा सोच कर देखिए, उस समय के सबसे बड़े विद्वान वसुमित्र के नेतृत्व में एक ही जगह पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कनिष्क का राज बिना किसी चुनौती के था। अपनी पूरी ताकत के बावजूद इतिहास हमें बताता है कि उन्हें एक शक्तिशाली चीनी जनरल पांचाओ के हाथों एक बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। यह हमें याद दिलाता है कि उस दौर की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव थी। देखिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, पैसा भी चाहिए होता है। और कुषाणों ने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड करेंसी सिस्टम के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत दी। तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए। हम यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सोने और तांबे के सिक्कों की बात कर रहे हैं, जो उनके विशाल साम्राज्य के कोने कोने में व्यापार को आसान बनाते थे। और हाँ, ये कोई मामूली सोना नहीं था। उनके सोने के सिक्के उस जमाने के सबसे शुद्ध माने जाते थे, जो उनकी बेहिसाब दौलत और एडवांस्ड मेटलर्जी स्किल्स का एक चमकता हुआ सबूत था। पर कनिष्क का साम्राज्य सिर्फ सेना और सिक्कों तक ही सीमित नहीं था। उनका दरबार तो उस समय के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का अड्डा था, एक सच्चा इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक हब। मतलब उनके दरबार में कौन कौन थे? चरक जैसे दिग्गज थे, जिनका मेडिसिन पर किया गया काम पीढ़ियों को प्रभावित कर गया। अश्वघोष थे, एक ऐसे कवि जिनकी रचनाएं आज भी गूंजती हैं। और वसुमित्र, वो दार्शनिक जो बौद्ध विचारों को नई दिशा दे रहे थे। ये तो उस जमाने की ए टीम थी, है ना? और फिर आते हैं नागार्जुन, एक ऐसे विचारक जो अपने समय से कहीं आगे थे। उनकी किताब माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आइडिया को एक्सप्लोर किया गया, जो आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सिद्धांत से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स थे। इसी वजह से उन्हें भारत का आइंस्टाइन का निकनेम मिला। कला के क्षेत्र में भी एक तरह का धमाका हुआ। दो बड़े स्टाइल्स उभर कर सामने आए। एक थी गांधार शैली, जिसमें ग्रीक रियलिज्म और बौद्ध थीम का मिश्रण था, और दूसरी थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से स्वदेशी और भारतीय थी।
ये संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे ये राजवंश भी खत्म हो गया। लेकिन उनकी जो विरासत थी वो बहुत गहरी और लंबे समय तक चलने वाली थी। और यहीं पे कुषाणों की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत सामने आती है, सिल्क रोड पर उनका कंट्रोल। वो प्राचीन दुनिया के ग्लोबल ट्रेड के आप कह सकते हैं गेटकीपर थे, जो चीन, भारत और रोमन साम्राज्य जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ते थे। वो एक तरह से दुनिया के केंद्र में थे। और चीन के साथ उनका कनेक्शन सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र का शाही खिताब भी अपनाया, जो सीधे सीधे चीनी राजघरानों की परंपरा से लिया गया था। ये उनके ग्लोबल नजरिए को दिखाता है। तो कनिष्क की मृत्यु के बाद भी साम्राज्य चलता रहा, जब तक कि उनके अंतिम शासक वासुदेव नहीं आए, और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। भले ही उनकी राजनैतिक ताकत खत्म हो गई हो, लेकिन कला और धर्म में उनका जो योगदान है वो आज भी जिंदा है। इसमें सबसे खास है बुद्ध की पहली खड़ी मूर्तियों का निर्माण, एक ऐसी छवि जो आज पूरी दुनिया में एक आइकन बन चुकी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, कुषाणों के बिना दुनिया कैसी होती? सोचिए, अगर ये इतना जरूरी पुल कभी बना ही ना होता, तो एशिया और यूरोप के बीच विचारों, सामानों और संस्कृतियों का लेन देन कितना अलग होता? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।